हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 2। इसके कुछ टॉपिक्स इसके पहले के वीडियोज में कवर करवाए गए हैं। जो आगे के टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको आज कवर करने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे पीएच स्केल। हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है और इसके आगे की कहानी हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। चलते देखिए, ये टॉपिक को पहले भी थोड़ा सा समझाया गया है, लेकिन आज फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल उसका मतलब क्या होता है? तो पीएच स्केल एक स्केल है पीएच स्केल जो है वो एक स्केल है जो नापने का काम करता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है उसके वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। मतलब कह सकते हैं स्ट्रेंथ बताने की कोशिश करता है। पीएच स्केल कैलकुलेट करने पर एक ऐसा वैल्यू देता है जिससे हम लोग पता कर पाते हैं कि वो ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा बेसिक है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है। वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलते हैं। चलिए, तो पीएच स्केल जो है ये एक्चुअली नापता क्या है? तो पीएच स्केल किसी सॉल्यूशन के अंदर, कोई सॉल्यूशन जिसमें एसिड या बेस डाला हुआ होगा, उसके अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन नापता है। पीएच का स्केल क्या करता है? पीएच स्केल एक वैल्यू देता है, पीएच वैल्यू इसको कहते हैं आप। वो क्या देता है, क्या नापता है? तो किसी सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है, और इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास -log बेस में 10, यहाँ H+ आयन का कंसंट्रेशन, H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं इसको, आपको याद अगर होगा तो एसिड H+ आयन रिलीज करता था और वही हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होता था। तो H+ भी लिखा जा सकता है या हाइड्रोनियम आयन भी लिखा जा सकता है। तो ये H+ आयन का कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन के अंदर आपको पता चल गया है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने के बाद अपने को पीएच वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। जिसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। मानते हैं कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो उसका H+ का कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻³ ठीक है। किसी के अंदर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर H+ का कंसंट्रेशन ऑफ H+ किसी सॉल्यूशन के अंदर 1 × 10⁻³ तो इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होगा? तो चलिए इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर पीएच वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -log 10, यहाँ पर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत है नहीं, 10⁻³ कह सकते हैं सीधा, 10⁻³ अब ध्यान दीजिए, लोग एक्चुअली ये क्लास 11 में पढ़ा जाता है। लोगरिदम कहते हैं इसको। तो लोग का कंसेप्ट कहता है, लोग का रूल्स कहता है, फॉर्मूला कहता है इसका कि जो कुछ जिसका आप लोग निकाल रहे हैं उस पर जो कुछ पावर इनटू में चला जाता है, तो क्या होगा? यहाँ पर आगे देख लेते हैं। आ जाएगा माइनस, और जो 10⁻³ थी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर -3 जो पावर में था वो इनटू में चला जाया करता है, और आ जाएगा इधर log 10, और यहाँ बच गया सिर्फ 10, है ना। पावर वाला इनटू में चल जाता है। log के अंदर ऐसा प्रॉपर्टी है। ये क्लास 10 का लेवल में नहीं है, इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा, बस थोड़ा सा काम चलाने के लिए बता रहे हैं आपको। अब देखो, अगर ये दोनों सेम रहता है उसका मतलब इसका वैल्यू हो जाता है 1, तो हो जाएगा -3 × 1 कितना हो जाएगा? 3। मतलब जिस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन H+ आयन का इतना था 10⁻³ उसका पीएच वैल्यू कितना आया? 3 आया। समझ पाए? तो किसी का पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन जो भी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, और वहाँ से सोल्व करके आप निकाल सकते हैं कितना उसके अंदर उसका पीएच वैल्यू होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर, तो पीएच वैल्यू का कोई रेंज है क्या कि पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? तो पीएच वैल्यू 0 से 14 तक हो सकता है। सबसे कम पीएच वैल्यू 0 और सबसे अधिक पीएच वैल्यू 14 तक हो सकता है। एनसीईआरटी में देखिए इसके लिए स्केल लिख दिया गया है, एक पिक्चर दिया गया है, इसको देख लीजिए आप। देखिए ये पीएच स्केल को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें देखिए मिनिमम वैल्यू कितना दिखाया गया है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना दिखाया गया है? 14। मतलब 0 से 14 तक के वैल्यूज इसमें आ सकते हैं। जब किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा तो कभी भी 14 से ज़्यादा नज़र नहीं आएगा और 0 से छोटा नज़र नहीं आएगा। ठीक है।
तो 0 से 14 तक pH वैल्यू कैलकुलेट हो सकता है किसी सॉल्यूशन का। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर जो pH वैल्यू कैलकुलेट हुआ, अगर वो pH वैल्यू 7 है, 7 है, क्योंकि 0 से 14 उसके बीच में क्या आता है, 7 है ना, मिड पॉइंट कह सकते हैं उसको 7 को। तो 7 जो बीच में आता है, वो 7 अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू जो इस तरह से निकाल के लाए, pH वैल्यू अगर किसी का 7 आ गया, तो 7 आने का मतलब है कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। उसमें ना तो मतलब वो न्यूट्रल होगा, ना तो एसिडिटी का गुण उसके अंदर नजर आएगा, ना तो बेसिक का गुण नजर उसके अंदर आएगा। दोनों में से कोई नजर नहीं, तो कोई गुण उसके अंदर नजर नहीं आएगा। या तो कह सकते हैं कि उसमें जितना H+ आयन है उतना OH- आयन भी होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। कोई किसी की मात्रा ज़्यादा और किसी की मात्रा कम नहीं होगी। ये आपको बताया गया है। फिर से थोड़ा कंसेप्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ कि किसी सॉल्यूशन में H+ आयन है, H+ आयन अगर ज़्यादा है तो वो एसिडिक नेचर का होता है, और किसी सॉल्यूशन में अगर OH- आयन ज़्यादा है तो वो बेसिक नेचर का होता है। अगर दोनों की मात्रा बराबर है, H+ जितना है उतना में अगर OH- भी है, तो उसका मतलब दोनों न्यूट्रल कहलाएगा, दोनों एक दूसरे को बराबर कर देगा, न्यूट्रल हो जाएगा, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ पाए? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर H+ आयन मतलब एसिडिक नेचर का है, कोई सॉल्यूशन है जो एसिडिक नेचर का है, तो उसके पास कौन से आयन होंगे? तो हम लोग को लगता है सर एसिडिक नेचर मतलब H+ आयन होगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन है, उसके पास सिर्फ H+ आयन ही होंगे, क्या OH- आयन नहीं होगा? आंसर है OH- आयन भी होगा। एसिडिक सॉल्यूशन होने का मतलब H+ आयन ज़्यादा मात्रा में होना, OH- भी होगा, उसमें कम मात्रा में होगा। बेसिक सॉल्यूशन होने का मतलब है OH- ज़्यादा मात्रा में होगा, H+ आयन कम मात्रा में होगा। समझ पाए? मतलब किसी सॉल्यूशन में दोनों होते हैं, H+ आयन भी होता है और OH- आयन भी होता है, लेकिन किसी की मात्रा कम, किसी की मात्रा ज़्यादा होती है। जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी वो उस तरह का नेचर दिखाएगा। जब दोनों का क्वांटिटी सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तब वो न्यूट्रल बन जाता है, ना तो एसिडिक दिखता है ना तो फिर बेसिक दिखता है। समझ पाए? तो यहाँ पर जब किसी का pH वैल्यू 7 रहेगा, उसका मतलब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। और उसका मतलब क्या होगा, उसके पास H+ आयन और OH- आयन दोनों की, यहाँ पर इसका मतलब है कि H+ और OH- आयन दोनों का क्वांटिटी क्या होगा, बराबर रहेगा, दोनों का क्वांटिटी बराबर होगा। ठीक है, चलिए, मतलब इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, जितना H+ आयन उतना OH- दोनों का कंसंट्रेशन बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर एसिडिक सॉल्यूशन मतलब अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू हमने कैलकुलेट किया इस तरीके से, और pH वैल्यू अगर 7 से छोटा आ गया, तो pH वैल्यू अगर 7 से छोटा आ गया, उसका मतलब है वो एसिडिक सॉल्यूशन शो करेगा। 7 से छोटा होने पर क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन शो करेगा। 7 से छोटा होने पर एसिडिक। ठीक है, 0 से लेकर 7 से थोड़ा सा कम, 0 से 7 के पहले तक, 0 से 7 के बीच कह सकते हैं क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसमें इनका कंसंट्रेशन का क्या हालत है, तो एसिडिक सॉल्यूशन है, उसका मतलब है कि उसके पास H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में, OH- आयन के कंपेयर में होंगे दोनों। H+ आयन ज़्यादा मात्रा में, OH- कम मात्रा में होगा। और अगर 7 से ज़्यादा किसी का pH वैल्यू आ जाता है, उसका मतलब हो जाएगा बेसिक, और वो बेसिक हो गया। बेसिक होने का मतलब उसके पास OH- ज़्यादा मात्रा में होगा, उसका मतलब यहाँ है H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा OH- के कंपेयर में। समझ पाए? तो pH, किसी का pH वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। ये क्या नापता है, तो हाइड्रोनियम आयन जो है, या हाइड्रोजन आयन, उसका कंसंट्रेशन के आधार पर ही कैलकुलेट होता है। कैलकुलेट करने का तरीका ये रहा। तो ये जो वैल्यूज है वो वैल्यू 0 से 7 तक आ सकते हैं, 0 से 14 तक आ सकते हैं, सॉरी 0 से 14 तक आ सकते हैं। 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। अब 0 से 14 का मिड पॉइंट आपका 7 है, उसका मतलब अगर किसी का pH वैल्यू 7 आ गया तो उसे न्यूट्रल सॉल्यूशन कहा जाएगा। अगर 7 से छोटा आया तो उसे एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाएगा, और 7 से अगर बड़ा आया तो उसे बेसिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। इसे थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। चलें आगे। अब यहाँ पर हमको समझना है, ये तो क्लियर है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसका pH वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, हम लोग इसके पहले एक चीज़ और पढ़े थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
आज के टॉपिक में नहीं पढ़े, लेकिन इसके पहले जो आपका लेक्चर इसका आया हुआ है उसमें आपको पढ़ाया गया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसमें आपने पढ़ा था कि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन अगर होता है तो बनता है साल्ट और प्लस वाटर। तो जो साल्ट बनता है वो साल्ट जो है वो क्या हमेशा न्यूट्रल रहेगा? आंसर है नहीं। आपको बताया गया वहाँ पर कि अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल कहलाएगा। अगर एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है तो साल्ट बनेगा वो भी न्यूट्रल कहलाएगा, दोनों केस में न्यूट्रल। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक बेस है, इस समय स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड, तो जो साल्ट आएगा उस साल्ट के पास एसिडिक नेचर देखने को मिलता है। और अगर वीक एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग है, इस बार क्या है? बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जो साल्ट बनेगा वो साल्ट में बेसिक नेचर देखने को मिलता है। इस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है या आप नहीं जानते हैं तो इसके पहले का जो लेक्चर उसमें आपको बताया गया है, और उस वीडियो को जरूर जाके देखें तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, वहाँ एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है उसका मतलब न्यूट्रल रहेगा, जिसका pH वैल्यू 7 होगा। अगर वही दोनों वीक रहा, ये वीक है और ये भी वीक है, दोनों वीक है तो भी ये न्यूट्रल होगा और pH वैल्यू 7 रहेगा। ठीक है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो आपको बता दिया हम कि एसिडिक नेचर शो करेगा और pH वैल्यू 7 से छोटा रहेगा। अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि बेसिक नेचर दिखाएगा और pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। समझ पाए? जो मैंने समझाया वही इसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि pH स्केल जो देखे थे आप, pH स्केल, इसमें देखिए कलर दिख रहा है आपको, ये कलर का क्या मतलब है? तो pH स्केल जब आपको मिलेगा तो pH स्केल में हर मतलब टोटल 14 सेल्स दिखा सकते हैं, 14 अलग अलग पीस दिख सकता है आपको, अलग अलग टुकड़ा दिख सकता है सेम साइज का। और इसमें सबसे पहला जो होगा, एक किनारे का एक कॉर्नर पे आपको रेड कलर दिखाई देगा और दूसरे कॉर्नर पे आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। रेड कलर रिप्रेजेंट करता है कि इस साइड एसिडिक नेचर है, एसिड नेचर रिप्रेजेंट हो रहा है, इस साइड आपका बेसिक नेचर रिप्रेजेंट हो रहा है। क्योंकि याद होगा एसिड रेड करता था और बेस ब्लू करता था, याद आया? तो बेस ब्लू कलर दिख रहा है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस साइड बेसिक नेचर दिखाई देगा। और एसिड रेड करता है उसका मतलब इस साइड एसिडिक नेचर दिखाई देगा। 7 को देखें तो 7 पे पूरा ग्रीन आपको दिखेगा। 7 पे क्या दिखेगा? ग्रीन। तो ग्रीन वो दिखाता है न्यूट्रल, वो न्यूट्रल है। लेकिन कलर में कलर दिखेगा कहाँ आपको? ये तो स्केल पे छपा हुआ है, लेकिन इस कलर का क्या मतलब, कहाँ से इसे कंपेयर करेंगे? तो देखिए, एक तो मैथमेटिकली जो हमने आपको बताया कि हम लोग pH का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो pH का वैल्यू आप तब कैलकुलेट कर पाइएगा जब आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ होगा, या तो कंसंट्रेशन पता होगा या कंसंट्रेशन का मतलब आप समझते होंगे, H+ आयन का कंसंट्रेशन, तब उस मेथड से आप फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं जो क्लास 11 में पढ़ते हैं। क्लास 10 में या तो अगर आपको एक सॉल्यूशन दिया गया हो और सॉल्यूशन को पता करना हो कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, तो हम लोग लिटमस पेपर का उपयोग करके तो कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं, लिटमस पेपर से क्या होता है, सिर्फ एसिडिक या बेसिक पता चलता है। लेकिन एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब स्ट्रेंथ भी अगर आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना हो, स्ट्रेंथ एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, बेस है तो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, अगर ये सब कुछ आपको पता करना हो, अनुमान लगाना हो, तो हम लोग यहाँ पर एक अलग मेथड यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, pH इंडिकेटर, एक्चुअली pH सॉल्यूशन या pH इंडिकेटर एक लिक्विड होता है। हमको जिस सॉल्यूशन में पता करना है, एक आपको सॉल्यूशन दिया गया एक फ्लास्क में या बीकर में, उस सॉल्यूशन को पता करना है कि उसमें एसिडिक नेचर है कि बेसिक है, तो ये लिटमस पेपर से पता कर सकते हैं। लेकिन हमको ये भी पता करना है कि एसिडिक है तो कितना स्ट्रेंथ है, कितना ज़्यादा एसिडिक है, वीक है, क्या है, नहीं है, वो भी आपको पता करना है। तो लिटमस पेपर यहाँ पर काम नहीं करेगा। इससे पता करने के लिए आपको यहाँ पर pH इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा। अब pH इंडिकेटर एक सॉल्यूशन होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, उसका एक ड्रॉप आप डाल दीजिए, जिस सॉल्यूशन को आपको पता करना हो, जांचना हो, उस सॉल्यूशन में pH इंडिकेटर डाल दीजिए। कुछ ही देर में वो एक कलर दिखाएगा, मतलब कलर चेंज होएगा उसको, पहले इनसोल्यूबल मतलब उसका कलरलेस होता है, वो सॉल्यूशन कलरलेस होगा, लेकिन जब pH इंडिकेटर डालिएगा तो उसके कारण उसमें कोई कलर दिखने लगेगा आपको। जो कलर दिखेगा वो कलर को इसमें से कंपेयर करिए,
अगर कलर पूरा पूरा रेड आपको दिखता है तो हम कहेंगे कि एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इस टाइप का आपको दिखता है थोड़ा थोड़ा ऑरेंज टाइप का तो थोड़ा वीक एसिड कहा जाएगा। अगर ग्रीन दिखने लगा तो कहेंगे न्यूट्रल टाइप का है। एग्जैक्ट हम पता नहीं कर सकते पीएच वैल्यू कितना है, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का ये सॉल्यूशन होगा। समझ पाए? तो इसे और अगर आपको देखना हो कि कलर किस किस तरह का दिखता है तो यहाँ पर एक चार्ट है हमारे सामने, ये देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर चार्ट कहते हैं इसको। पीएच इंडिकेटर जब हम लोग डालते हैं उसमें तो डालने के बाद जो कलर दिखेगा वो कलर इसमें से जिस कलर का आपको होगा वो कलर से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उसका पीएच वैल्यू कितना है। जैसे अगर इस कलर में दिखा तो हम कहेंगे इसका पीएच वैल्यू 3 से छोटा है, और 3 से छोटा होने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के लगभग काउंट होगा। ये इस कलर में दिखा, इस कलर में दिखा, तो इन सबका देख लीजिए पीएच वैल्यू कितना कितना है। तो पीएच इंडिकेटर उसमें डालने के बाद हम लोग कलर चेंज करता है, कलर चेंज जो आएगा उससे हम कंपेयर करते हैं इन सब में से किसी से, जिससे मैच कर जाएगा हम उससे अनुमान लगा लेते हैं कि वो किसका वैल्यू है। समझ पाए? तो पीएच इंडिकेटर के सहारे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। एसिडिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, ये हम लोग पीएच इंडिकेटर से भी पता कर सकते हैं। लिटमस पेपर से हम लोग सिर्फ पता करते थे कि एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन पीएच इंडिकेटर से हम लोग उसका स्ट्रेंथ का भी अनुमान लगा सकते हैं। और एग्जैक्टली अगर आपको पता करना हो तो फिर आप कंसंट्रेशन बताइए, पीएच फॉर्मूला जो फॉर्मूला से कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है वो। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे डेली लाइफ में पीएच जो वैल्यूज है, पीएच का क्या यूज है या क्या इफेक्ट है हमारी डेली लाइफ में, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका पहला पॉइंट है, बोला आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। कहने का मतलब हमारा बॉडी जो है वो परफेक्टली काम करता है अगर इसके अंदर जो मटेरियल्स हैं उनका पीएच वैल्यू 7.0 से 7.8 तक होता है। आप समझ पा रहे हैं? 7.0 7.8 मतलब कह सकते हैं 7 तो एकदम न्यूट्रल है, तो वहाँ से लेके 7.8 तक हल्का सा बेसिक की तरफ जा सकता है। तो इस रेंज में अगर कोई चीज़ हमारे बॉडी में है तो वो हमारा बॉडी उस रेंज में काम करता है, सही से काम करता है, प्रॉपरली काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एसिड रेन, जिसका नाम आप जानते हैं, इसका मतलब भी आपको पता है। एसिड रेन क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये सब जो गैसेज हैं, जब कभी बारिश होती है तो बारिश से H2O के पार्टिकल्स इन गैस के पार्टिकल्स के साथ कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद बना लेता है एसिड्स। जैसे H2CO3 बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलने के बाद SO3 से मिलेगा, SO2 से मिलेगा। ये देख लीजिए आप क्या हो जाएगा, H2O अगर आपको SO2 से मिला तो बना देगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। अगर H2O आपका SO3 से मिला तो बना लेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरस है, ये सल्फ्यूरिक है। तो इस प्रकार जो वाटर के मॉलिक्यूल्स इन गैसों के साथ मिलके ये जो बनाते हैं एसिड्स, वो नीचे गिरते हैं, तो वही कहलाता है एसिड रेन। ठीक है, तो क्या बोला, एसिड रेन हैज अ पीएच ऑफ 5.6। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यही माना जाएगा, एवरेज वैल्यू है 5.6 है एसिड रेन का। विच अफेक्ट्स एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं, जैसे मछली हो गया या सांप हो गया या और भी जो जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो जब एसिड रेन आएगा तो जहाँ कहीं भी जाएगा वो फाइनली किसी न किसी नदी, तालाब, यही सब में जाके जमा होता है। तो जो नदी तालाब में जो वाटर पहले से है, पानी जो पहले से, उसमें जब एसिड रेन वाला वाटर आएगा, एसिड वाला प्रॉपर्टी लेकर, तो वहाँ पर उसका पीएच वैल्यू घटा देता है। पहले मान लो वो न्यूट्रल था पानी, तो 7 था उसका पीएच वैल्यू, लेकिन जब एसिड रेन वाला पीएच वैल्यू लेके आया अपना 5.6, तो 7 से घट के थोड़ा सा घट जाएगा, इधर एसिडिक हो जाएगा। तो अगर ये 7 से घट के और अगर लगातार उसमें उस पानी में अगर एसिड कंबाइन होता रहा, मिलता रहा, तो उसका पीएच वैल्यू घटने लगता है और घटने लगता है, तो उसका एसिडिक नेचर मतलब उस पानी में एसिडिक नेचर आ जाता है। और एसिडिक नेचर आएगा तो उसमें जो जीव रहते हैं, जो एक्वेटिक जो जलीय जीव रहते हैं, वो जलीय जीव का जीना मतलब उस पर नुकसान पहुंचाता है, वो अफेक्टेड होते हैं। समझ पाए? तो एसिड रेन के कारण में नुकसान होता है। चलिए आगे, प्लांट्स नीड अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर सॉइल। मिट्टी जो है वो मिट्टी
जब कभी कोई फसल लगाते हैं तो लगाने के पहले मिट्टी को हम लोग तो ऐसे चेक करवाते नहीं, बस ऐसे लगा देते हैं, लेकिन हमेशा मिट्टी को चेक करवाते रहना चाहिए। कोई साल 2 साल के अंदर आपको चेक करवाना चाहिए कि उसका पीएच वैल्यू कितना है, क्योंकि जो फसल आप लगा रहे हैं वो फसल कोई फिक्स लिमिट है, उसका रेंज है, उसी पीएच वैल्यू वाले मिट्टी में सही से वो उपजता है। अगर पीएच वैल्यू उसके अनुकूल नहीं है, पीएच वैल्यू कुछ और है और आप फसल कुछ और लगा दिए, तो वो फसल सही से काम नहीं करेगा, सही से उपजेगा नहीं, फिर खराब हो जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि पीएच वैल्यू आप मतलब सॉइल जाके चेक करवाए और चेक कराने के बाद उसका पीएच वैल्यू आपको 7 से कम दिखा, एसिडिक नेचर का दिखा, तो उस समय उसमें क्या होता है, फिर उसको सही करने के लिए चूना, कैल्शियम कार्बोनेट आप समझते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बने पानी में डालने के बाद, तो कैल्शियम कार्बोनेट कहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी है, मतलब कैल्शियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो आपको पता है बेसिक नेचर के होते हैं, वो कैल्शियम के ऑक्साइड या चूना कह दीजिए डायरेक्टली आप, तो चूना है जो उसे पूरे खेत में, पूरे मिट्टी में डाला जाता है, छिड़का मतलब फेंका जाता है और धीरे धीरे मिक्स हो जाता है, मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है, और मिक्स करने के बाद उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, कंट्रोल कर लेता है, कम कर लेता है, मतलब 7 कर देता है, बढ़ा देता है एक्चुअली। तो एसिडिक अगर कभी भी आपका मिट्टी रह गया तो उसमें चूना डाल के उसे बेसिक बनाया जाता है, और जब बेसिक होगा मतलब जैसा पीएच वैल्यू होना चाहिए उस फसल के लिए उतना अगर रहा तो फसल अच्छे से काम करेगा, अच्छे से उपजेगा। समझे? तो प्लांट्स नीड अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर सॉइल, किस तरह का प्लांट आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से सॉइल का पीएच वैल्यू होना चाहिए, इसीलिए पहले चेक कराने की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कहा गया एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टोमक हेल्प्स इन डाइजेशन। जो एसिड्स हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस होता है, हमारे स्टोमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो आपको पता होना चाहिए HCl, जिसे गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। तो ये जो प्रोड्यूस होता है वो क्या है, HCl होता है। HCl प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में, हमारे स्टोमक में HCl प्रोड्यूस होता है। तो ये HCl जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, समझ रहा, डाइजेशन पचने में हेल्प करता है खाना को। और जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि इसका और क्या क्या काम है। तो ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर कभी कभी किसी कारण से एसिड ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया, रिलीज हो गया हमारे स्टोमक में, HCl जो ज़्यादा मात्रा में अगर बढ़ गया है एसिड, तो कहते हैं एसिडिटी हो गया। आप सुनते होंगे गैस बनने लगा पेट में, खाना सही से नहीं पच रहा है, ये सब प्रॉब्लम जनरली लोगों को देखने को मिलता है। तो उसका सिंपल रीज़न होता है कि हमारे पेट में जो HCl निकलता है वो HCl की मात्रा बढ़ चुकी है। जब HCl ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा तो वो एसिडिक नेचर दिखाएगा पेट में, उसका मतलब है कि पेट में गैस बनने लगेगा, पेट में खाना सही से नहीं पचने लगेगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जब एसिडिटी आपको होता है उसके लिए आप क्या करते हैं, तो आप या तो कोई गैस का टेबलेट खाते हैं या फिर इनो पीते हैं, आप पीते हैं ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली बेसिक होता है, जो भी टेबलेट आप गैस का खाते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, या तो फिर इनो पीते वो भी बेसिक नेचर का होता है। तो क्या करता है, जो पेट में HCl एक्स्ट्रा हो गया है, जब बेसिक कोई चीज़ आप खाइएगा तो वो एसिड के साथ बेस रिएक्शन करेगा और वहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा। वो मतलब एसिडिटी, जो एसिड ज़्यादा मात्रा में बढ़ा उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके चक्कर में एसिडिटी की मात्रा, एसिड की मात्रा कम हो जाएगी और एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ पाए? तो जब कभी भी एसिडिटी हो तो इनो पीते हैं, या तो ऐसे पहले एक टेबलेट आता था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब कभी पेट में एसिडिटी होती थी तो उसके लिए एक टेबलेट आता था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कहते थे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक टेबलेट आता था जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता था। उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता था बेसिक नेचर का, और ये टेबलेट खाने से पेट का एसिडिटी खत्म हो जाता था। समझ पाए? ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कब खाया जाता है, जब एसिडिटी होती है। एसिडिटी होने का मतलब पेट में HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाना। ये ज़्यादा होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH इन माउथ इज लोअर देन 5.5। क्या है कि हम लोग जब कुछ खाते हैं और अगर कोई मीठा चीज़ खा लिए, जैसे आप लड्डू खा लिए, रसगुल्ला खा लिए, तो कोई भी अगर आप मीठा खाते हैं तो मीठा खाने के बाद
पानी तो पीते ही आप, लेकिन फिर भी मुंह का मिठास ख़त्म नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि उसमें जो शुगर के अंश होते हैं वो शुगर के अंश मुंह में रह जाते हैं, और उसके बाद जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में हमेशा रहता है, आपको भी पता है, हमारे मुंह वगैरह में भी ये आता जाता रहता है, कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। हम लोग को लगता है कि नहीं हम लोग साफ़ सुथरे हैं, नहीं, बैक्टीरिया हमारे मुंह में नाक में आता जाता रहता है। तो जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में गया, उसको अगर सूटेबल, उसके अनुकूल, जैसा वो माहौल चाहता है वैसा माहौल उसको मिल गया, उसको खाने पीने का सामान अगर आपके माउथ के अंदर मिल गया, तो वहीं पर अपना वो समझ लिए बस जाएगा और अपना वो उसको कंज्यूम करेगा, शुगर को, और कंज्यूम करने के बाद उसे एसिडिक बना देता है, मतलब वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्या कह रहे हैं देखिए, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। मतलब जो मुंह में शुगर गया, वो शुगर जब बैक्टीरिया उसको कंज्यूम करेगा, खाएगा, तो खाने के बाद उसे एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और वो एसिड हमारे मुंह का एसिडिटी बढ़ाने लगता है। समझ पाए? तो अगर आपका जो मुंह का एसिडिटी है, वो एसिडिक नेचर जो वो अगर 5.5 से कम हो जाए, धीरे धीरे अगर आप कंटिन्यू ब्रश नहीं कर रहे हैं टूथपेस्ट से और कंटिन्यू आप खाए जा रहे हैं मीठा मीठा, तो वो पक्का है कि बैक्टीरिया धीरे धीरे उसको ख़राब करता जाएगा, और जब पीएच वैल्यू आपका 5.5 से कम हो जाएगा तो टूथ डिके होने लगता है, मतलब दांत खराब होने लगते हैं। आप समझते हैं इस चीज़ को, है ना? इसीलिए कहा जाता है कि मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लोग चॉकलेट खाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको पता है, और चॉकलेट खाने के बाद ब्रश नहीं करते या तो फिर मुंह सही से साफ़ नहीं करते। क्यों? तो बहुत लोग कहते हैं कि जो खाते हैं चॉकलेट, वो कहते हैं कि टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अभी चॉकलेट हमने खाया, महंगा चॉकलेट खाया, लेकिन जब पानी पी लेंगे या फिर ब्रश कर लेंगे तो टेस्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए टेस्ट को मुंह में फील करने के लिए वो पानी नहीं पीते हैं। ये बेवकूफ़ी उनकी है, क्योंकि जब वो मीठा अंदर रहेगा और अगर आप नहीं पानी पी रहे हैं या तो ब्रश नहीं कर रहे हैं, साफ़ नहीं कर रहे हैं, तो पक्का वो चिपका रहेगा कहीं ना कहीं दांत वगैरह में, और बैक्टीरिया को अच्छा मौका मिल जाएगा, बैक्टीरिया उसको आराम से कंज्यूम करेगा और एसिड में कन्वर्ट करता जाएगा। अगर ये कंटिन्यू चलता रहा तो आपका दांत, चूँकि आपका मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होने लगेगा, उसके कारण दांत टूटने लगेंगे, दांत खराब होने लगेगा, फिर इधर दर्द उधर दर्द कहते हैं। आप बच्चों को भी देखते होंगे, जो ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं उनका दांत जल्दी खराब होता है, जल्दी टूटता है। तो सिंपल रीज़न उसका क्या है कि माउथ में ज़्यादा शुगर रहेगा तो वो टूथ डिके होगा, क्योंकि पीएच वैल्यू 5.5 से घट जाएगा। बचाने का उपाय क्या है इसके बचने का उपाय है, तो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश में टूथपेस्ट लगा के उसे ब्रश करते हैं। टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, तो रात भर जो एसिड आपके मुंह में बना होगा बैक्टीरिया के द्वारा, देखिए अगर आप मीठा नहीं भी खाते हैं, सोच के देखिए, अगर आप मीठा नहीं भी खाते हैं तो चावल तो खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट भी शुगर का ही एक अलग रूप है, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो जो आप डायरेक्टली मीठा खाते तो ज़्यादा असर होता, लेकिन चावल और रोटी वगैरह खाते उसमें कार्बोहाइड्रेट है, आलू वगैरह खाते उसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो वो भी कहीं ना कहीं कम मात्रा में भले, लेकिन वो हमारे मुंह में शुगर का अंश छोड़ देता है और बैक्टीरिया को वो माहौल मिलता है। तो रात में खाने के बाद आप क्या करते हैं, सो जाते हैं, तो बैक्टीरिया अपना प्रोसेस करता है, और मॉर्निंग में आप कभी देखिएगा तो आपका मुंह स्मेल करता है। सिंपल रीजन है क्योंकि इसमें एसिड बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो उसका उपाय क्या है, आप ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, तो टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, तो जैसे उसको आप रगड़ते हैं दांत के साथ, तो वो जो एसिड हमारे मुंह में पहले से प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद उसे साल्ट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब हमारे मुंह का जो एसिडिक नेचर था उसे न्यूट्रलाइज कर दिया, और न्यूट्रलाइज करके फिर साल्ट बना, मतलब कुछ और बना, उसको फिर आप बाहर निकाल देते हैं। तो क्या है कि हमारे मुंह का एसिडिक नेचर जो था वो खत्म हो गया ब्रश करने के बाद, आपको फिर फ्रेश फील होता है। समझ पाए प्रोसेस? तो जो भी एसिड बनता है हमारे मुंह में, उसे मॉर्निंग में ब्रश करते समय टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, तो उसके कारण वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मधुमक्खी जब काटता है, या तो बेरनी काटे, मधुमक्खी काटे, चींटी काटे, तो ये सब में से कुछ भी अगर काटता है तो आप देखें जहाँ कभी काटे वहाँ पर बहुत देर तक जलन देता है और आपको रगड़ना पड़ता है। तो बहुत देर तक जलन देता है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो एक्चुअली उनके स्टिंग्स में जो डंक मारता है, वो डंक में एसिड होता है,
कौन सा एसिड होता है ये आपको पढ़ाया गया है। हम जब पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में, पिछले के 2 वीडियो में आप देखिएगा तो वहाँ पर बताया गया है कि किस चीज़ में कौन सा एसिड है। तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि इसके अंदर बी स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग नहीं, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, बी स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स में जो होता है इसमें फॉर्मिक एसिड होता है जिसका मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो एक एसिड है, वो एसिड जब वो डंक मारता है तो हमारे जहाँ पर डंक मारा वहाँ पर अंदर डाल देता है। तो जब अंदर डाल देता है तो वहाँ पर वो एसिड बॉडी में जाने के कारण वो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, थोड़ा सा जलन जो होता है वो उसी कारण से होता है। तो इसका उपाय क्या है? इसको कम करने का उपाय है कि बेकिंग सोडा आप घर में यूज़ बहुत बार करते होंगे, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, वो खाने वाला सोडा को हल्का सा इस पर लगा दीजिए आप और हल्का सा रगड़ दीजिए। तो ऐसा करने से वो उसका जलन कम होने लगेगा। रीज़न आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एसिड अंदर गया है, उसे बेस के साथ न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो कम हो जाए, उसका जलन कम हो जाए, उसका इरिटेशन कम हो जाए।